the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा था कि डिफरेंट टाइप का नेटवर्क जो है एनालाइज करने के लिए दिया जाता है टू पोर्ट नेटवर्क में। उसमें से कुछ नेटवर्क हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक नेम है, जैसे कि टी नेटवर्क, पाई नेटवर्क, लैटिस नेटवर्क। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। तो इसी टॉपिक को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आज, ठीक है। जैसे आज का जो हम लोगों का टॉपिक है टी, पाई, एल, हाफ सेक्शन, इसके अलावा लैटिस सेक्शन, ब्रिज टी सेक्शन, रिकरेंट नेटवर्क क्या होता है, और इनको फर्दर फिर क्लासिफाई किया गया है कि ये अनसिमेट्रिकल हो सकते हैं, सिमेट्रिकल हो सकते हैं, अनबैलेंस्ड हो सकते हैं, बैलेंस्ड हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इम्पिडेंस ऑफ ए नेटवर्क, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा लैटिस नेटवर्क बहुत सारे स्टूडेंट्स को उतना अच्छे से समझ में नहीं आया था। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर लैटिस नेटवर्क का जो न्यूमेरिकल है वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो लैटिस नेटवर्क का न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड में हम लोग z पैरामीटर कैलकुलेट कर लेंगे, और हम जानते हैं कि इंटर रिलेशनशिप से बाकी पैरामीटर भी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इंटर रिलेशनशिप के ऊपर जो 9th और 10th लेक्चर बना है टू पोर्ट नेटवर्क में, उसको थोड़ा सा आप लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लें। और लेक्चर नंबर 7 जिसमें कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री एंड इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, ये दो टॉपिक डिस्कस किया गया है, इसको थोड़ा सा आप रिकॉल कर लें ताकि आपको वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टी सेक्शन के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड टी सेक्शन है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि एक शंट आर्म रहेगी, शंट इम्पिडेंस Z2 है, और Z1 और Z3 दो सीरीज़ इम्पिडेंसेस हैं, उसके बीच में जो है शंट इम्पिडेंस है। तो अगर Z1 और Z3 है ना, ये इक्वल नहीं है ना, तो उसको बोला जाएगा अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल क्यों बोला जाएगा? क्योंकि इनपुट का इम्पिडेंस जो है अलग होगा और आउटपुट का इम्पिडेंस अलग होगा। देखिए इनपुट का इम्पिडेंस हो रहा है Z1 प्लस Z2 और आउटपुट का इम्पिडेंस हो रहा है Z2 प्लस Z3। तो ये दोनों अगर डिफरेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। यहाँ पर अगर Z1 और Z1 ये दोनों बराबर हो जाए, है ना, सीरीज़ इम्पिडेंस जो है वो अगर बराबर हो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल। लेकिन ये सिमेट्रिकल में भी अनबैलेंस्ड है। ये क्या है? अनबैलेंस्ड है। अब देखिए इसको बैलेंस्ड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Z1/2 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 Z1/2। तो ये क्या हो गया? बैलेंस्ड सिमेट्रिकल टी सेक्शन हो गया। इसको एक और नाम दिया गया है H सेक्शन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका शेप जो है H से भी मैच कर रहा है। पहले शेप T से मैच कर रहा था तो इसका T नाम दिया गया, और जब इसको बैलेंस्ड सिमेट्रिकल बनाया गया तो इसका शेप जो है वो H लेटर से मैच करने लगा, तो इसको H सेक्शन भी कहा जाता है। तो ये हो गया टी सेक्शन की बात। टी सेक्शन के बारे में आपको पता है कि इसका Z पैरामीटर इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं पाई सेक्शन के बारे में। तो ये ग्रीक लेटर पाई से मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं। दो शंट आर्म है इसमें Z2 और Z3 के नाम से, और बीच में एक सीरीज आर्म है Z1 के नाम से, सीरीज इम्पिडेंस Z1 है, ठीक है। तो अगर Z2 और Z3 अनइक्वल रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल, और अगर Z2 और Z2 यानी दोनों ही शंट ब्रांच का इम्पिडेंस अगर इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल, ठीक है। तो अभी तक ये अनबैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई इम्पिडेंस नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगले सर्किट डायग्राम को कि अगर हाफ Z1/2 यहाँ कर दिया जाए और Z1/2 यहाँ कर दिया जाए, और ये Z2 तो था ही, तो ये हो जाएगा मेरा बैलेंस्ड पाई सेक्शन हो जाएगा। अब इसका शेप आप देख सकते हैं कि इंग्लिश लेटर O से मिलता जुलता है, तो बैलेंस्ड पाई सेक्शन को O सेक्शन भी कहा जाता है। तो ये हो गई बात। अब आते हैं हम लोग L सेक्शन में। तो L सेक्शन देखिए इसका शेप जो है इंग्लिश लेटर L से मिलता जुलता है, L से मिलता जुलता है।
अच्छा, इसको एल सेक्शन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि या तो शंट इम्पिडेंस का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया है, यानी ये ख़त्म हो चुका है, इस वजह से ये इतना बचा है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखे हुए हैं कि एसिमेट्रिकल पाई सेक्शन विथ वन शंट आर्म इक्वल टू इन्फिनिटी, ये वाला ब्रांच का इम्पिडेंस इन्फिनिटी हो गया। या फिर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एसिमेट्रिकल टी सेक्शन था जिसका एक सीरीज आर्म जो था वो ज़ीरो हो गया, यहाँ पर जो आर्म था वो ज़ीरो हो गया। तो या तो ये इन्फिनिटी हो जाए या फिर ये ज़ीरो हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे एल सेक्शन। ठीक है, ये तीसरा हो गया। उसके बाद हाफ सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन को आपको स्प्लिट कर देना है टू इक्वल हाफ्स में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मान लेते हैं मेरा सिमेट्रिकल था, अनबैलेंस्ड सिमेट्रिकल टी नेटवर्क था। अब अगर हम ये जो ब्रांच है इसको स्प्लिट कर दें टू पार्ट्स में, ठीक है, तो हम मान लेते हैं स्प्लिट करने के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, 2Z2 और 2Z2 लेना पड़ेगा। क्यों 2Z2 ले रहे हैं? क्योंकि ये शंट ब्रांच है। शंट में रेसिस्टेंस या इम्पिडेंस जो है वो हाफ हो जाता है। अगर आपको याद होगा R इक्वलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 वाले फॉर्मूला से निकालिएगा तो 2Z2 और 2Z2 को हाफ करके आप Z2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको स्प्लिट कर दिया गया, तो एक हाफ ये हो गया और एक हाफ ये हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाफ सेक्शन। ये वाला देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम लोगों ने कंसिडर किया, तो ये हाफ सेक्शन हो जाएगा। उसी तरह से पाई के लिए भी निकाला जा सकता है। ये मेरा पाई सेक्शन था, है ना, सिमेट्रिकल है लेकिन अनबैलेंस्ड है। तो अब यहाँ पर इसको हाफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, Z1/2 और Z1/2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट जो होगा उसको हम लोग हाफ सेक्शन कहेंगे, ये वाला पार्ट को हम लोग हाफ सेक्शन कहेंगे। तो हम यहाँ पर ये वाला को लिए हैं, ये वाला हाफ सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिस सेक्शन। इसमें स्टूडेंट्स को बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए लैटिस सेक्शन होता है क्या है, बेसिकली एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें सीरीज आर्म ZS1 एंड ZS2 है एंड डायगोनल या क्रॉस आर्म ZD1 एंड ZD2 है। तो A और C के बीच में एंड B एंड D के बीच में मेरा सीरीज इम्पिडेंस कनेक्टेड है, और A एंड D के बीच में एंड B एंड C के बीच में मेरा डायगोनल इम्पिडेंस जो है वो कनेक्टेड है। अगर ZS1 और ZS2 इक्वल नहीं है, ZD1 एंड Z2 इक्वल नहीं है, तो उसको हम लोग एसिमेट्रिकल कहेंगे। और अगर ये लोग इक्वल हो जाएगा, जैसे इस फिगर में है ZS और ZS इक्वल हो गया, ZD और ZD इक्वल हो गया, तो इसको हम लोग सिमेट्रिकल कहते हैं। सिमेट्रिकल लैटिस सेक्शन हो जाएगा इसका नाम। अच्छा, इसको हम लोग ब्रिज शेप भी दे सकते हैं, ब्रिज रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, बल्कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यही चीज़ यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर A और C के बीच में मेरा ZS था, तो यहाँ देखिए आप A और C के बीच में ZS है, तो C और B के बीच में ZD आ गया। फिर उसी तरह से A और D के बीच में ZD था, तो यहाँ पर ZD लिखे हैं। उसके बाद B और D के बीच में ZS था, तो ZS आ गया। तो आप इस डायग्राम को, इस सर्किट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ब्रिज टी सेक्शन में। तो ब्रिज टी सेक्शन बेसिकली क्या होता है कि आपको एक टी सेक्शन लेना है और एक और इम्पिडेंस जो है इस तरह से कनेक्ट कर देना है, पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। अगर आप लोग को ध्यान होगा तो पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये जो बन जाता है वो ब्रिज टी सेक्शन बन जाता है। तो अभी ये अनबैलेंस्ड है ना, अनबैलेंस्ड। इसको बैलेंस्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो Z3 हम लोग लिए हैं, Z3/2 यहाँ भी कनेक्ट करना पड़ेगा, Z3/2 यहाँ भी कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे इस ब्रांच में भी लाना है तो Z1/4 कर देते हैं इसको, Z1/4, 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 Z1/4। तो इस तरह के फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड ब्रिज टी सेक्शन कहते हैं। अच्छा, रिकरेंट नेटवर्क एंड कैस्केड नेटवर्क जो है सब एक ही नाम है। रिकरेंट नेटवर्क भी बोल सकते हैं, कैस्केड नेटवर्क भी बोल सकते हैं, लैडर नेटवर्क। यानी कि जब एक ही तरह का सर्किट रिपीट होता है तो उसको हम लोग रिकरेंट या कैस्केड या लैडर नेटवर्क कहते हैं। जैसे यहाँ पर टी सेक्शन था अनबैलेंस्ड, है ना, दो कनेक्ट किए हैं, तो इसको बोला जाएगा अनबैलेंस्ड टी सेक्शन लैडर। ठीक है,
उसी तरह से देखिए यहाँ पे बैलेंस्ड वाला किए हैं हम लोग, तो ये मेरा इस तरह से ये बैलेंस्ड पाई था, उस तरह से ये बैलेंस्ड पाई था, आपस में कैस्केडेड कनेक्शन है, यानी एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा बैलेंस्ड नेटवर्क ऑफ पाई सेक्शन। इसको हम लोग ओ सेक्शन भी कहते हैं, है ना, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो अब बात करेंगे ये वाला, ये इसका नाम क्या होगा आप खुद बताइए। ये जो है मेरा सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क है, ये भी सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क है, तो ये हो जाएगा लैडर नेटवर्क ऑफ लैटिस नेटवर्क, इसका नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं हम लोगों को इस तरह का सर्किट दे दिया है न्यूमेरिकल, कि भाई आपको कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद जो कैस्केडेड का जो रूल है उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये फ़ायदा होता है नेटवर्क कन्फिगुरेशन को जानने से। अब हम लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि एक लैटिस नेटवर्क का हम लोगों को कैलकुलेट करना है Z पैरामीटर। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन भी था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि Z पैरामीटर का डिफाइनिंग इक्वेशन ये हो जाएगा। Z पैरामीटर को ओपन सर्किट इम्पिडेंस पैरामीटर कहा जाता है, यानी आपको पहले इस पोर्ट को ओपन करना है, फिर सेकंड केस में इस पोर्ट को ओपन करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने पोर्ट CD को ओपन किया तो मेरा सर्किट कुछ इस तरह का बन गया। अब इसको हम लोग ब्रिज, जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे, ब्रिज कन्फिगुरेशन, इसका हम लोग ब्रिज रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो देख सकते हैं आप कि जब ये ओपन हो गया और I2 की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ से कोई करंट आएगी नहीं। तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि I1 ही एक करंट है जो आ रही है, और I1 जो है दो पार्ट में स्प्लिट हो जा रही है, I3 और I4। तो आप देख सकते हैं सर्किट में कि I3 जो है वो 2 ओम में भी जा रही है और फिर इस तरह से 4 ओम में भी जा रही है। तो यानी ये वाला 2 ओम और ये वाला 4 ओम आपस में सीरीज़ में होगा, क्योंकि सीरीज़ में सेम करंट फ्लो करती है। उसी तरह से I4 को अगर हम देखें तो I4 4 ओम वाले ब्रांच में भी जा रही है और इस तरह से फ्लो होते हुए B तक पहुंच रही है। 2 ओम में भी वही करंट है। इसका मतलब है ये वाला 4 ओम और ये वाला 2 ओम भी जो है आपस में सीरीज़ में है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए वैसे ये ड्रॉ किए हैं, A और B ले लिए, 2 और 4 को जो है सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए, फिर 4 और 2 को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए। अब आप देखिए इसको वेरीफाई करना चाहें आप तो इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। A और C के बीच में कौन सी करंट फ्लो कर रही है, I3। यहाँ पे भी देखिए A और C के बीच में कौन सी करंट फ्लो कर रही है, I3। C और B के बीच में कौन सी करंट फ्लो कर रही है, I3। तो C और B के बीच में I3 करंट फ्लो कर रही है। कौन सा ब्रांच है रेसिस्टेंस का, तो 4 ओम का है, हो गया। उसी तरह से A और D के बीच में कौन सा रेसिस्टेंस है, तो A और D के बीच में 4 ओम का रेसिस्टेंस है, तो वो कनेक्ट कर दिए। D और B के बीच में कौन सा है, 2 ओम है, और सेम करंट I4 फ्लो कर रही। तो यानी ये सर्किट और ये सर्किट बिल्कुल सेम है। C और D के बीच में कौन सा वोल्टेज है, तो C और D के बीच में वोल्टेज V2 है। इस तरह से कि C पॉजिटिव पे आप देख सकते हैं, C पॉजिटिव पे है, और इस तरह से A और B के बीच में V1 है। तो मतलब अगर आप यहाँ से ये सर्किट ड्रॉ कर पा रहे हैं तो इसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमको Z11 निकालने के लिए R इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। तो इस सर्किट का R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल में है, तो 4+2 एंड 4+2 आपस में पैरेलल में हो जाएगा, 3 ओम निकल जाएगा। तो Z11 का वैल्यू ही होता है V1/I1। तो हम निकाल सकते हैं V1 को I1 इंटू R इक्विवेलेंट बाई I1, I1 कट जाएगा, तो Z11 का वैल्यू हो जाएगा 3 ओम। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करें अगर तो V2 की वैल्यू हमको निकालना है। अगर यहाँ से देखिए आप तो V2 का वैल्यू हो जाएगा VC माइनस VD, है ना, VC माइनस VD। तो VC का वैल्यू क्या होगा, ये जो V1 है माइनस ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम। ठीक है, तो ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम क्या होगा, I3 इंटू 2। तो देखिए यहाँ पे वही लिखे हैं V1 माइनस 2I3 हो गया। उसी तरह से हमको VD निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, V1 माइनस ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम। तो यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं V1 माइनस 4I4। यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, रेसिस्टेंस इनटू करंट, तो 4I4 हो गया। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 कट जाएगा, आपका फाइनली आंसर आएगा 4I4 माइनस 2I3। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ये भी 6 ओम का ब्रांच है, ये भी 6 ओम का ब्रांच है, तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। यानी I3 का वैल्यू और I4 का वैल्यू, दोनों ही का वैल्यू
I1 का हाफ होगा, I1/2 होगा। तो अब I1/2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्व कीजिएगा तो आपको V2 का वैल्यू I1 वोल्ट्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे, Z21 का फॉर्मूला होता है V2/I1, I1 कट जाएगा जब हम V2 का वैल्यू I1 पुट कर देंगे तो Z21 का वैल्यू निकल जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने Z11 और Z21 निकाल लिया। अब आप सर्किट को ही देख सकते हैं, जो गिवन क्वेश्चन है उसके सर्किट को ही देख सकते हैं कि ये 2 ओम और ये 2 ओम बराबर है, ये 4 ओम और ये 4 ओम बराबर। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिकल है और रेसिप्रोकल तो होता ही है, क्योंकि इसमें कोई भी जो है एक्टिव कंपोनेंट यूज़ नहीं किया गया है। तो ये जो गिवन नेटवर्क था मेरा वो सिमेट्रिकल भी था और रेसिप्रोकल भी था। तो जो हम कंडीशन पढ़े हैं रेसिप्रोकल का एंड सिमेट्रिकल का, वो कंडीशन को यूज़ करके हम Z11 के साथ साथ Z22 बराबर हो जाएगा और Z12 के साथ Z21 बराबर हो जाएगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है अलग से, आप लोग भी अगर प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं कैलकुलेट करना तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से मेरा ये जो है आंसर आ गया। हाँ, यहाँ पे भी देखिए 3 इक्वल आया है, 1 इक्वल आया है। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल भी है और रेसिप्रोकल भी है। अच्छा, जब हम लोग प्रीवियस वीडियो डिस्कस किए थे तो एक आपको हम बताए थे कि लैटिस नेटवर्क के लिए Z पैरामीटर कैलकुलेट करना इजी होता है और Z पैरामीटर का फॉर्मूला हो जाता है, अगर वो सिमेट्रिकल है तो Z11 = Z22 होता है और ZS + ZD/2 होता है, यानी सीरीज इम्पिडेंस प्लस डायगोनल इम्पिडेंस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और Z12 और Z21 जो होता है वो Z डायगोनल यानी कि इम्पिडेंस ऑफ द डायगोनल ब्रांच माइनस इम्पिडेंस ऑफ द सीरीज ब्रांच बाई 2 होता है। तो यहाँ से भी आप शॉर्टकट करके भी इसको निकाल सकते हैं। देखिए Z11 का वैल्यू क्या बताया गया कि ये दोनों को आपको ऐड करना है, तो 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 6/2 3 हो जाएगा। और जब Z12 निकालना है या 21 निकालना है तो 4 - 2/2 तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बार जब Z पैरामीटर निकल गया तो फिर कोई सा भी पैरामीटर Y, H, ABCD कोई सा भी निकाल सकते हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।